हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक लॉ क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा सेक्शन 45 से। इससे पहले हमने किया था डेसोल्यूशन ऑफ फर्म, जो सेक्शन 44 तक डील करता था। अभी आएंगी इनकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज। फर्स्ट है सेक्शन 45, ये बात कर रहा है लाइबिलिटी ऑफ द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर्स डन आफ्टर डेसोल्यूशन। तो notwithstanding the dissolution of the firm, the partners continue to be liable as such to third parties for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the dissolution of the firm। तो कहते चाहे कि डेसोल्यूशन ऑफ द फर्म हो चुकी है, बट फिर भी जो थर्ड पार्टीज के लिए जो पार्टनर्स हैं वो जैसे डेसोल्यूशन से पहले लाइबल थे वैसे ही लाइबल रहेंगे। किस केस में? अनटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन ऑफ द डेसोल्यूशन, कि जब तक वो डेसोल्यूशन का पब्लिक नोटिस नहीं देंगे तब तक उनकी लाइबिलिटी बनती रहेगी। फिर इसमें प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट द एस्टेट ऑफ अ पार्टनर हु डाइज और हु इज एडजुडिकेटेड एंड इंसॉल्वेंट, डेथ के केस में एंड इंसॉल्वेंट के केस में, और अ पार्टनर हु नॉट हैविंग बीन नोन टू बी द पर्सन डीलिंग विद द फर्म टू बी अ पार्टनर। तो कहते हैं या फिर कोई पर्सन का पता ही नहीं है कि वो पार्टनर है, रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, वो रिटायर हो जाता है, इज नॉट लाइबल अंडर दिस सेक्शन फॉर एक्ट्स डन आफ्टर द डेट ऑन विच ही सीजेस टू बी अ पार्टनर। तो कहते डेथ वाले केस में, इंसॉल्वेंट वाले केस में, या फिर कोई पर्सन है जो पार्टनर था बट थर्ड पार्टीज को पता ही नहीं था कि वो पार्टनर है, तो कहते जिस दिन वो रिटायर हो जाएगा तो उस दिन के बाद क्या होगा, ऑन द डेट ऑन विच ही सीजेस टू बी पार्टनर, तो उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो कहते इस केस में नोटिस देना, कौन देगा नोटिस? तो नोटिस दे सकता है कोई भी पार्टनर, इट मे बी गिवन बाय एनी पार्टनर। नेक्स्ट है हमारा इसमें सेक्शन 46, ये बात कर रहा है राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डेसोल्यूशन। तो कहते हैं जब उन्होंने डेसोल्यूशन ऑफ द फर्म कर ली है तो उसके बाद उन्होंने क्या करना है, बिजनेस को वाउंड अप भी तो करना है, तो उनके पास राइट है कि वो वाउंड अप कर सकते हैं। ऑन द डेसोल्यूशन ऑफ फर्म एवरी पार्टनर, तो सारे पार्टनर्स के पास राइट है, या फिर अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव के पास राइट है, इज एंटाइटल्ड एज अगेंस्ट ऑल द अदर पार्टनर्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अप्लाइड इन पेमेंट ऑफ डेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म एंड टू हैव द सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स। तो कहते वो क्या कर सकता है, या तो सभी पार्टनर्स के पास राइट है, या फिर जो अगर डेथ हो चुकी है किसी पार्टनर की तो उसके रिप्रेजेंटेटिव के पास राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, अगर कोई डेट है या कोई लाइबिलिटीज हैं फर्म की उनको पे कर देगा, उसके बाद अगर कोई सरप्लस बचता है तो उसको सारे पार्टनर्स के बीच में वो डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 47, दैट इज कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। तो कहते जो कंटिन्यूइंग अथॉरिटी रहेगी पार्टनर की फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप है। After dissolution of the firm, the authority of each partner to bind the firm and the other mutual rights and obligations of the partners continue notwithstanding the dissolution so far as may be necessary to wind up the affairs of the firm। तो कहते ऑब्जेक्ट क्या है इस सेक्शन का, कि उनकी जो अथॉरिटीज है वो कंटिन्यू किस पर्पस के लिए रहेंगी, कि वो बाइंड कर सकते हैं फर्म को, और उनकी म्यूचुअल राइट्स ऑब्लिगेशंस कंटिन्यू रहेंगी सिर्फ किस पर्पस के लिए, कि अगर उन्होंने वाइंड अप करना है फर्म के बिजनेस को, एंड जो ट्रांजैक्शंस हैं जो स्टार्ट हो चुकी हैं बट अभी तक फिनिश नहीं हुई हैं जब डेसोल्यूशन हुई है, तो कहते हैं उसके लिए जो उनकी अथॉरिटी है वो वैसी ही रहेगी। फिर इसकी एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो बात कर रही है आगे, प्रोवाइडेड दैट द फर्म इज इन नो केस बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अ पार्टनर हु हैज बीन एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट। तो कहते हैं अगर कोई पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, बट दिस प्रोवाइजर डज नॉट अफेक्ट द लाइबिलिटी ऑफ एनी पर्सन हु हैज आफ्टर द एडजुडिकेशन रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ और नोइंगली परमिटेड हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर ऑफ द इंसॉल्वेंट। तो कहते हैं अगर जो इंसॉल्वेंट है वो बाउंड नहीं है बाय द एक्ट ऑफ द पार्टनर, जो फर्म है वो बाउंड नहीं है इंसॉल्वेंट पर्सन के एक्ट से, बट कहते अगर जो पर्सन इंसॉल्वेंट हो चुका है बट दूसरे पार्टनर्स क्या परमिशन कर रहे हैं कि वो इंसॉल्वेंट पर्सन भी क्या है, फर्म का ही मेंबर है, तो उस केस में जो लाइबिलिटी है वो वैसे की वैसी ही रहेगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 48,
ये बात कर रहा है मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स बिटवीन द पार्टनर्स। तो कहते हैं जो अकाउंट्स है वो कैसे सेटल होंगे पार्टनर्स के बीच में। इन सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन द फॉलोइंग रूल्स शैल सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स बी ऑब्जर्व्ड। तो कहते हैं जनरली ये रूल्स फॉलो होंगे, अगर उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट फॉलो किया जाएगा। ए है फर्स्ट क्या होगा, कहते हैं लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो अगर कहते कोई लॉस हुए हैं तो पहले लॉस पे किए जाएंगे प्रॉफिट में से। सेकंड कहते प्रॉफिट में से पे करेंगे, फिर अगर प्रॉफिट्स में भी नहीं कंप्लीट हो रहे हैं लॉसेस फिर कैपिटल से करेंगे। एंड थर्ड क्या होगा, अगर नेसेसरी है तो जो पार्टनर्स हैं उनके जो इंडिविजुअल प्रोपोर्शन है वो एंटाइटल्ड होगा फ्रॉम द प्रॉफिट्स। तो लॉसेस हम ऐसे इस सीक्वेंस में पे करेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें बी क्लॉज, द एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग द proportions in which they were entitled to share profits, the assets of the firm including any sum contributed by the partners to make up deficiencies of the capital shall be applied in the following manner and order। तो कहते हैं जो भी assets of the firm है उनको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे पेमेंट की जाएगी। फर्स्ट कहते हैं पे किए जाएंगे जो डेट होंगे फर्म के थर्ड पार्टीज की तरफ। उसके बाद इन पेइंग ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम द फर्म फॉर एडवांसेस एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम कैपिटल। तो थर्ड पार्टीज को पे करने के बाद अगर पैसे बचते हैं तो जो भी एडवांस किया था एक पार्टनर ने एक्सेप्ट फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल अलग से है, उसके बिना अगर उसने कोई एडवांस दिए हैं तो उसके वो पेमेंट की जाएगी। थर्ड कहते हैं इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली बट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। फिर भी अगर पैसे बचते हैं फिर जो उसने कैपिटल दी है उसके पैसे दिए जाएंगे। फोर्थ आता है रेजिड्यू इफ एनी शैल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रोपोर्शंस इन विच दे वर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स। तो कहते हैं उसके बाद भी अगर पैसे बच जाते हैं तो कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे जैसे पर्सन का जो पार्टनर्स था उनका शेयर था प्रॉफिट्स में वैसे ही उनको जो रेजिड्यू होगा वो पे किया जाएगा। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 49 बात कर रहा है पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स एंड ऑफ सेपरेट डेट्स। तो कहते हैं जो फर्म के डेट्स हैं या फिर पार्टनर के सेपरेट डेट्स हैं उनकी पेमेंट कैसे की जाएगी। वेयर देयर आर ज्वाइंट डेट्स, अगर तो ज्वाइंट डेट्स हैं ड्यू फ्रॉम द फर्म एंड ऑल्सो द सेपरेट डेट ड्यू फ्रॉम एनी पार्टनर। फर्म वाले ज्वाइंट बनेंगे, सेपरेट बनेंगे एक पार्टनर के। द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड इन द फर्स्ट इंस्टांस। तो पहले क्या करा जाएगा, जो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है इन द पेमेंट ऑफ द डेट ऑफ द फर्म, तो पहले जो फर्म की तरफ डेट है उसको पे किया जाएगा। एंड इफ देयर इज एनी सरप्लस देन द शेयर ऑफ ईच पार्टनर शैल बी अप्लाइड इन पेमेंट ऑफ हिज सेपरेट डेट्स। तो अगर कहते हैं फिर बच जाते हैं पैसे तो जो ईच पार्टनर है उसके जो सेपरेट डेट्स हैं उनको पे किया जाएगा। द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शैल बी अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ हिज सेपरेट डेट्स। तो अगर कहते हैं पार्टनर की कोई सेपरेट प्रॉपर्टी थी फर्म में तो उसको फर्स्टली कैसे यूज करेंगे, फर्स्टली उसको अप्लाई करेंगे उसके सेपरेट डेट्स के लिए। अगर फिर भी कुछ बच जाता है फिर होगा फॉर पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 50। ये बात कर रहा है पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न्ड आफ्टर डिसोल्यूशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द प्रोवाइजो ऑफ क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 16। तो उसमें भी क्या था कि अगर जो पार्टनर है अगर वो कुछ पर्सनल प्रॉफिट्स करता है फर्म के नाम से या फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके तो वो भी हम फर्म को ही दे देंगे वापस। तो दैट शैल अप्लाई टू ट्रांजैक्शंस बाय एनी सर्वाइविंग पार्टनर और बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज्ड पार्टनर अंडरटेकन आफ्टर द फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर एंड बिफोर इट्स अफेयर्स हैव बीन कंप्लीटली वाउंड अप। अगर कहते कि अगर जो अफेयर्स हैं अगर वो वाउंड अप होने से पहले कोई पर्सन क्या पार्टनर है वो कोई पर्सनल प्रॉफिट्स ले रहा है तो वो भी फर्म को ही दिए जाएंगे। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव हैज बॉट द गुडविल ऑफ द फर्म नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट हिज राइट टू यूज द फर्म नेम। बट कहते कि अगर किसी पार्टनर ने उस फर्म की गुडविल को ही बाय कर लिया है तो उस केस में क्या होगा, ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं किया जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 51 हमारा। सेक्शन 51 बात कर रहा है रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्रीमेच्योर रेजोल्यूशन। अगर कहते हैं कि जो पार्टनर है उसने किसी फिक्स टर्म के लिए प्रीमियम दिया था फर्म को बट वो
फर्म है वो पहले डिसॉल्व हो जाती है उस टाइम पीरियड से पहले, तो क्या होगा, वेयर अ पार्टनर हैज पेड अ प्रीमियम on entering into partnership for a fixed term and the firm is dissolved before expiration of that term otherwise than by death of partner। तो कहते हैं क्या हुआ है कि जो पार्टनर है उसने कोई प्रीमियम पे किया है फर्म को, फिक्स टर्म के लिए थी फर्म, बट क्या हो जाता है जो फर्म होती है वो पहले ही डिसॉल्व हो जाती है, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो डेथ ऑफ पार्टनर एक्सेप्शन है, अदरवाइज जनरल रूल क्या चलेगा, he shall be entitled to repayment of premium or of such part thereof as may be reasonable regard being had to the terms upon which he become a partner and to the length of time during which he was a partner। तो कहते क्या होगा कि जो उसकी जो पेमेंट थी, जो प्रीमियम था, उसकी रीपेमेंट होगी, कैसे होगी, जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंगली होगी। टर्म्स एंड कंडीशंस को देखेंगे कि प्रीमियम के रिगार्डिंग क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी एंड जो कितने टाइम के लिए वो पार्टनर था, तो ये चीजें ध्यान में रख के जो उसका जो प्रीमियम है उसको रिटर्न किया जाएगा। बट उसको कब हम रिटर्न नहीं करेंगे, इफ द डेसोल्यूशन इज मेनली ड्यू टू हिज ऑन मिसकंडक्ट। अगर तो डेसोल्यूशन ही उसकी वजह से हुई है तब उसको प्रीमियम नहीं दिया जाएगा, या फिर क्या है, द डेसोल्यूशन इज इन परस्यूएंस ऑफ an agreement containing no provision for return of premium or any part of it। अगर या फिर कहते क्या है, जो एग्रीमेंट उनका हुआ था उसमें कोई भी ऐसी प्रोविजन नहीं लिखी गई कि जो उसका प्रीमियम था उसको हम वापस करेंगे, उसका कुछ पोर्शन है वो उसको वापस किया जाएगा, तो उस केस में भी उसको प्रीमियम वापस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 52, ये बात कर रहा है राइट वेयर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड फॉर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। तो कहते हैं जहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको खत्म क्यों कर रहे हैं पार्टनरशिप वाले को, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से किया गया, तो वहां पे क्या राइट्स होंगे। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग पार्टनरशिप इज रिसाइंडेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज देयर टू, द पार्टी एंटाइटल्ड टू रिसाइंड विदाउट प्रीजुडाइस टू एनी अदर राइट एंटाइटल्ड। तो कहते किसी मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड की वजह से जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो रही है, तो जिस पार्टी के पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकती है, रिसाइन कर सकती है, तो उसके पास वो क्या क्या राइट्स मिल जाएंगे उस पर्सन को, उस पार्टनर को, कि एक तो वो क्या राइट कर सकता है, टू अ लियन या रिटेंशन the surplus or the assets of firm remaining after the debts of the firm have been paid for any sum paid by him for the purchase of share in the firm and for any capital contributed by him। तो कहते वो अपना लियन का राइट या राइट ऑफ रिटेंशन वो यूज कर सकता है किस चीज के लिए, जो भी उसने शेयर लिया था फर्म में उसके लिए, या फिर उसने जो भी कैपिटल दी थी फर्म को। सेकेंड क्या राइट है उसके पास, वो क्या बन जाएगा, फर्म का क्रेडिटर बन जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पेमेंट मेड बाय हिम टुवर्ड्स द डेट ऑफ द फर्म। तो कहते हैं फर्म की डेट के लिए उसने जो भी पेमेंट की है उसके लिए वो क्रेडिटर ऑफ द फर्म बन जाएगा। थर्ड है टू बी इंडेमनिफाइड बाय द पार्टनर और पार्टनर्स गिल्टी ऑफ द फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट ऑल द डेट्स ऑफ द फर्म। तो कहते उसके पास इंडेमनिटी का भी राइट है जो वो बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 54, ये बात कर रहा है राइट टू रिटेन फ्रॉम रिस्ट्रेन फ्रॉम यूज ऑफ फर्म नेम और फर्म प्रॉपर्टी। आफ्टर अ फर्म इज डिसॉल्व्ड, एवरी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव मे इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स टू कंट्रारी restrained any other partner or his representative from carrying on a similar business in the firm name or from using any of the property of the firm for his own benefit until the affairs of the firm have been completely wound up। तो कहते जो भी पार्टनर्स ऑफ द फर्म है वो डेसोल्यूशन के बाद भी जो बाकी के पार्टनर्स हैं उनको क्या मना कर सकते हैं कि वो अभी सिमिलर बिजनेस फर्म वाला नहीं चलाएंगे, कब तक, until the affairs of the firm have been completely wound up। तो यहाँ पे आपने completely wound up याद रखना है। इसकी प्रोवाइजो है provided that where any partner or his representative has bought the goodwill of the firm, nothing in this section shall affect his right to use the firm name। अगर उसने फर्म की गुडविल ही खरीद ली है तो उस केस में ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 54 बात कर रहा है एग्रीमेंट ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड।
तो कहते हैं पार्टनर्स मे अपॉन or in anticipation of the dissolution of the firm make an agreement that some or all of them will not carry on business similar to that of the firm within a specified period or within specified local limits and notwithstanding anything contained in section 27 of contract act, such agreement shall be valid if the restrictions imposed are reasonable. तो कहते हैं कि पार्टनर्स को क्या कर सकते हैं, या तो जब डेसोल्यूशन हो चुकी है या फिर उनको लग रहा है कि डेसोल्यूशन होने वाली है फर्म की, तो उस केस में क्या कर सकते हैं वो, या तो कुछ पार्टनर्स को या फिर सारे पार्टनर्स क्या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि वो सिमिलर बिजनेस है वो कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं विद इन, या तो स्पेसिफाइड पीरियड हो सकता है या फिर विद इन लोकल लिमिट्स हो सकता है स्पेसिफाइड। एंड कहते हैं ये सेक्शन 27 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें चाहे कुछ भी, चाहे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको वॉइड माना जाता है, बट यहाँ पे ये क्या होगा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा रिस्ट्रिक्शन वाला, बट जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रीजनेबल होनी जरूरी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 55। सेक्शन 55 बात कर रहा है सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डेसोल्यूशन। तो कहते कि अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो उसको जो उसकी गुडविल है उसको अगर हम सेल कर दें, in settling the accounts of the firm after dissolution, the goodwill shall subject to contract between the partners be included in assets and it may be sold either separately or along with other property of the firm। हमने पहले भी किया था कि जो गुडविल है उसको हम क्या मानते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म मानते हैं। तो कहते हैं जब डेसोल्यूशन ऑफ द फर्म हुई है तो उस केस में जो गुडविल है उसको भी एसेट माना जाएगा एंड उसको हम सेपरेटली भी सेल कर सकते हैं या फिर बाकी प्रॉपर्टी के साथ भी सेल कर सकते हैं। उसके बाद इसके राइट्स आ जाते हैं, राइट्स ऑफ द बायर एंड सेलर ऑफ द गुडविल। तो उनके क्या राइट्स होंगे, वेयर द गुडविल ऑफ द फर्म इज सोल्ड आफ्टर डेसोल्यूशन अ पार्टनर में कैरी ऑन बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ द बायर एंड ही में एडवर्टाइज सच बिजनेस। तो कहते जब गुडविल की सेल कर दी है उसके बाद जो पार्टनर था वो बायर के साथ कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है एंड एडवर्टाइज भी कर सकता है अपने बिजनेस को, बट वो क्या नहीं कर सकता है, फर्म का नेम नहीं यूज कर सकता, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कि वो फर्म के बिजनेस का पार्ट है एंड जो पर्सन्स पहले डील कर रहे थे फर्म के साथ तो उनके कस्टम को सॉलिसिट नहीं कर सकता। इसी में नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे क्या है कि एनी पार्टनर मे अपॉन द सेल ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म make an agreement with the buyer that such partner will not carry on a business similar to that of the firm within specified period or local limits and notwithstanding anything contained in section 27 of contract act, such agreement shall be valid if restrictions imposed are reasonable। तो कहते कि जो पहले तो था कि गुडविल सेल करने के बाद भी वो पर्सन क्या कर सकता है, वो पर्सन अपना जो बिजनेस है नेक्स्ट वो चला सकता है, बट यहाँ पे आगे आ गया कि जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि वो सिमिलर बिजनेस नहीं कैरी ऑन करेगा, फॉर स्पेसिफाइड पीरियड हो सकता है या फिर लोकल लिमिट्स के लिए हो सकता है एंड ये सेक्शन 27 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें फॉल नहीं करेगा, ये एग्रीमेंट वैलिड होगा, बट रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो क्या होनी चाहिए, वो रीजनेबल होनी जरूरी है। तो इसके साथ हमारा जो डेसोल्यूशन के बाद जो पार्टनर्स के राइट्स लायबिलिटीज हैं वो वाला टॉपिक खत्म होता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।